हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए साथीगण मॉक टेस्ट नंबर 2 है। और दोस्तों, अगर आपने पहला मॉक टेस्ट नहीं देखे होंगे तो जाके ज़रूर देख लेना दोस्तों। दोस्तों, आपके 2021 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, दोस्तों वैसे ही दोस्तों प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और उनसे संबंधित दोस्तों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कराया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही क्लास अच्छा लगने वाला है। तो साथियों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, ये दोस्तों आपकी बेसिकली एनटीपीसी 2021 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 4 जो आर्टिकल 16 में बेसिकली आपके सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है, जो आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। अगर मैं आर्टिकल 15 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, इन सभी पे दोस्तों भेदभाव नहीं करना, बेसिकली आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 13 में कहा गया दोस्तों, कोई भी ऐसा राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। अगर दोस्तों राज्य सरकार ऐसा कोई भी कानून अगर बना भी देता है ना, तो दोस्तों उसको स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 में कहा गया। अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करूं दोस्तों, तो कानून के समक्ष समानता के बारे में आर्टिकल 14 में कहा गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 17 की बारे में बात करूं तो अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के बारे में कहा गया। आर्टिकल दोस्तों 18 में कहा गया उपाधियों के अंत के बारे में कहा गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं आर्टिकल 19 की बात करें तो उसमें से बोलने के अधिकार है, उसमें बहुत प्रकार के अधिकार दिया गया जो आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था, भारत का उद्धार तब तक संभव नहीं जब तक कि आप अपने गहनों को उतार ना डालें और भारतवासियों की भलाई के लिए एक ट्रस्ट में ना रख दें। दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का उद्धार तब तक संभव नहीं होगा जब तक अपने गहनों को उतार ना डाल भारतवासियों की भलाई के लिए ट्रस्ट में ना रखोगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी दोस्तों बेसिकली आपके एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बेसिकली 1916 में दोस्तों इनकी स्थापना किया गया था, जो आपको बेसिकली याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बेसिकली आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा दोस्तों स्थापना किया गया था। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना से अगर मैं कुछ बात कहूँ तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की संस्थापकों में से एक माना जाता है। और दोस्तों इनसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। अगर एनी बेसेंट से मैं अगर बात करूं दोस्तों तो 1917 में भारत की पहली महिला दोस्तों जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 1917 में दोस्तों आपके एग्जाम में एनी बेसेंट से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं गोपाल कृष्ण गोखले जी से बात करूं दोस्तों, तो उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं महात्मा गांधी से और कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करूं तो 1910 में टोलस्टाय फॉर्म की स्थापना किया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये टोलस्टाय फॉर्म जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे और इसी तरीके से एक्सप्लेन करके अगर आपको क्लास चाहिए दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे साथीगण कि वीडियो को लाइक जरूर करना यार, बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, है ना दोस्तों। लेकिन आपको इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ वहां दे दूंगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारत में दूसरा जो सर्वोच्च संवैधानिक जो कि कार्यालय बेसिकली कौन सा है। अगर साथीगण में इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो उसमें से दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय की मैं बात करूं तो बेसिकली उपराष्ट्रपति है। आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल, अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। अगर मैं आर्टिकल 64 की बात करूं तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। आर्टिकल 64 में कहा गया दोस्तों, आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में कहा गया। अगर मैं आर्टिकल 65 की बात करूं कि राष्ट्रपति नहीं रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यकाल करेगा, ये भी दोस्तों बेसिकली आपको याद रखना है। और आर्टिकल अगर मैं 66 की बात करूं दोस्तों, तो इसमें से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आर्टिकल
66 में कहा गया, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल की बात करूं, तो दोस्तों 52 में पद के बारे में कहा गया, 53 में कार्यपालिका का प्रधान होगा, आर्टिकल 54 में निर्वाचन होगा, आर्टिकल 55 में दोस्तों कोटा के बारे में कहा गया, आर्टिकल 56 में दोस्तों आपके राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कहा गया, आर्टिकल 57 में दोस्तों द्वारा नियुक्ति बेसिकली राष्ट्रपति के बारे में कहा गया, आर्टिकल 58 में दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कहा गया, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की शर्तें के बारे में कहा गया, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कहा गया, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग पे बात कहा गया है, और आर्टिकल 72 में दोस्तों राष्ट्रपति के क्षमादान से रिलेटेड दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों राज्यपाल आपके आर्टिकल 153 में कहा गया है, और 161 में दोस्तों राज्यपाल क्षमादान करता है और राष्ट्रपति 72 में क्षमादान करता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमेशा इस तरीके से रिलेटेड करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नाटकीय कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ जो नाट्य शास्त्र बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार इंपॉर्टेंट बनता है, जो बेसिकली भरत मुनि के द्वारा दोस्तों नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखा गया था। अगर दोस्तों मैं कुछ हर्षवर्धन की बारे में बात करूं दोस्तों, तो हर्षवर्धन के ही दोस्तों दरबारी कवि बेसिकली बाणभट्ट हुआ करता था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम पूछा जाता है। अगर साथीगण हर्षवर्धन की अगर मैं राजधानी की बात करूं, तो कन्नौज दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं हर्षवर्धन की अगर मैं दोस्तों दो बुक की बात करूं, जिसमें से हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक, ये दोनों आपके एग्जाम में बार बार दोस्तों आपकी हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगर मैं इनकी कार्यकाल की बात करूं दोस्तों, तो 606 से लेकर 647 के बीच में इनका कार्यकाल है, ये भी आपको बेसिकली याद रखना दोस्तों। अगर दोस्तों मैं विष्णु शर्मा की बात करूं, तो इन्होंने दोस्तों पंचतंत्र पुस्तक लिखा गया था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कालिदास की बात करूं दोस्तों, तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और कुमार संभवम, ये तीन इंपॉर्टेंट आपके कालिदास से रिलेटेड दोस्तों बुक आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में इनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर का विरूपाक्ष मंदिर बेसिकली किसको किस देवी देवता से समर्पित है। अगर साथीगण में इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं, तो भगवान शिव से संबंधित आपके हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि हम्पी जो विरूपाक्ष मंदिर है, ये बेसिकली कहाँ पे, तो भारत के कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों आपके हम्पी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली आपके 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, जो आपके एग्जाम में बार बार आपके हम्पी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का भंडार है। अगर साथीगण मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं, तो बेसिकली झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है दोस्तों, बेसिकली आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं उड़ीसा की बात करूं दोस्तों, उसमें से बॉक्साइट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार इंपॉर्टेंट पूछता है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, तो बेसिकली उड़ीसा में, और सबसे ज़्यादा कोयला तो आपके झारखंड में, जो आपको याद रखना है। दोस्तों झारखंड में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बेसिकली अबरख का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है, तो बेसिकली झारखंड में, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बने अग्रस्ट कस्तूरबों को उपयोग करने वाली एनफील्ड राइफलों को पेश करने के लिए कौन सा जिम्मेदार था। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं, तो हेनरी हार्डिंग आ जाएगा, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूं कि आपके जितने भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक दोस्तों वही क्वेश्चन है, बस आपको पढ़ना है दोस्तों ध्यान से। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तौर तरीका दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है, तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए, तो साथ ही चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों 1857 की क्रांति, अभी आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है दोस्तों, आप जाके हर एक शिफ्ट उठा के देखिएगा, हर एक शिफ्टों में एक क्वेश्चन आपके 1857 से पूछा जा रहा है। दोस्तों आइए देखते हैं कि कानपुर से नेतृत्व बेसिकली किसने किया था, तो बेसिकली नाना साहब ने। आपके एग्जाम में कानपुर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं लखनऊ से बात करूं, तो बेगम हजरत महल दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं बरेली से बात करूं, तो खान बहादुर खान, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं अवध से बात करूं, तो बेगम हजरत महल। ये दोस्तों आपके 4 एटलीस्ट नाम आपको ध्यान रखना है हमेशा। आपके 1857 की क्रांति से ये कानपुर, लखनऊ, बरेली और अवध से कौन से क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों उसी तरह से आपके एग्जाम में लॉर्ड विलियम बेंटिक से क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर मैं बात करूं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, जो आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन याद रखना है और याद भी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप बेसिकली खिताब किस देश ने जीता था? दोस्तों 2007 में, जो कि सबसे पहली बार भारत ने जीता था। आपको बेसिकली याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों 2024 में आपके टी20 वर्ल्ड कप भारत ने भी जीता था। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने किस मैदान में जीता था? तो बारबाडोस के मैदान में जीता था, क्योंकि दोस्तों आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच विभाजन हुआ था? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन की आंसर, तो बेसिकली सूरत में दोस्तों आपके चरमपंथी और नरमपंथी के बीच विभाजन हुआ था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि सूरत विभाजन बेसिकली 1907 में, लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जब 1907 में सूरत विभाजन हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बेसिकली रास बिहारी घोष। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा रास बिहारी घोष से जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों फिर मैं बात करूं 1916 में दोस्तों फिर जाके दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जाके फिर विलय हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा, 1907 में अलग हो गया था, 1916 में दोस्तों फिर जाके आपस में जुड़ गया था, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि इंटरपोल का बेसिकली मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर दोस्तों मैं आपके एग्जाम के लिए अगर इंटरपोल की मैं बात करूं, ये भी दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंटरपोल का मुख्यालय बेसिकली फ्रांस में दोस्तों आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं ILO अगर मैं बात करूं, इनका अगर मुख्यालय की बात करूं तो जेनेवा दोस्तों, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर मैं WHO की बात करूं दोस्तों, इनका अगर मैं मुख्यालय की बात करूं तो ये भी जेनेवा दोस्तों। अगर दोस्तों WTO की बात करूं दोस्तों, तो ये भी बेसिकली आपके जेनेवा दोस्तों। अगर दोस्तों मैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करूं तो बेसिकली वाशिंगटन DC दोस्तों। अगर मैं यूनेस्को की बात करूं दोस्तों तो आपके पेरिस आ जाएगा दोस्तों। आपके एग्जाम में हमेशा मुख्यालय एवं उनके जो कि दोस्तों संगठन, इनसे रिलेटेड करके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों मैं जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर साथीगण आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे ना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना है ना। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील बेसिकली कौन सा है? तो ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो बैकाल झील इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं सुपीरियर झील, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा है, तो आपके सुपीरियर झील आ जाएगा। आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा, तो सुपीरियर झील। और अगर मैं बात करूं कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की मैं बात करूं तो बैकाल झील इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम से जो कि पहचान कीजिए, तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो तमाशा दोस्तों आपके महाराष्ट्र का, जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं तो उसमें से लावनी भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनता है कि लावनी जो लोक नृत्य है ना, ये भी बेसिकली महाराष्ट्र में मनाया जाता है, तमाशा भी बेसिकली महाराष्ट्र में। अगर दोस्तों मैं यूपी में बात करूं तो आपके नौटंकी, रासलीला और दोस्तों ख्याल और कजरी, ये जो आपके जितने भी मैंने आपको 4 कहा ना, रासलीला, नौटंकी, ख्याल और कजरी, ये बेसिकली आपके दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ये भी दोस्तों आपके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी लोक नृत्य हो, फेस्टिवल हो और दोस्तों क्लासिकल डांस हो और वाद्य यंत्र हो, ये चारों टॉपिक और साथ ही जनगणना से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन WWW का आविष्कार बेसिकली किसने किया था? तो बेसिकली टीम बर्नर ली ने WWW का आविष्कार किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में पहली यात्रा जो कि ट्रेन चली थी बेसिकली किसके किसके बीच में चला था, तो बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में पहली बार चला था। अगर मैं बात करूं 1853 में पहली बार बॉम्बे से लेकर थाने चला था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पहली ट्रेन चला था ना, कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चला था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय दोस्तों चला था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बेसिकली कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का बेसिकली 28 फरवरी को हर एक साल दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं 19 फरवरी की बात करूं दोस्तों तो कन्फेक्शन दिवस मनाया जाता है, आपको बेसिकली
ध्यान रखना है। 21 मार्च को दोस्तों आपके अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं 20 जनवरी की बात करूँ दोस्तों, उसमें से अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति दिवस मनाया जाता है। ये तीनों पॉइंट दोस्तों, और एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये चारों पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना हमेशा दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर साथी अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवर्स द्वारा डिजाइन की गई थी। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा चाहे पुरानी संसद भवन हो, नई संसद भवन हो, इंडिया गेट हो, इन सभी डिजाइनरों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन के माध्यम से चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इमारत जो FW स्टीवर्स के द्वारा जो कि डिजाइन किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है ना दोस्तों, इन्हीं का दोस्तों डिजाइन बेसिकली FW स्टीवर्स के द्वारा किया गया था। सबसे पहले ये पॉइंट तो आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए दोस्तों आपके एग्जाम में और इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं न्यू संसद भवन की अगर मैं डिजाइन की बात करूं, तो बेसिकली दोस्तों बिमल पटेल के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर मैं ओल्ड की बात करूं दोस्तों, तो अगर मैं ओल्ड संसद भवन की बात करूं तो बेसिकली लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। ये दोस्तों इस क्वेश्चन के बावजूद दोस्तों ये दो एटलीस्ट याद रखना कि न्यू संसद भवन का डिजाइन बेसिकली बिमल पटेल के द्वारा, और पुरानी संसद तो बेसिकली लुटियंस के द्वारा। और अगर मैं बात करूं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का डिजाइन, तो बेसिकली FW स्टीवर्स के द्वारा की गई थी। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रिवर डॉल्फिन नदी बेसिकली कहाँ पाया जाता है। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो बेसिकली घाघरा में रिवर डॉल्फिन पाया जाता है। अगर साथीगण में कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं गोदावरी से, तो गोदावरी का अगर लेंथ की मैं बात करूं तो 1465 किलोमीटर दोस्तों आपको याद रखना है। गोदावरी की अगर मैं सहायक नदी की बात करूं तो वैनगंगा, मंजीरा दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी के सहायक नदी से आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं गोदावरी की बात करूं तो उसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं घग्गर की सहायक नदी की बात करूं साथीगण, तो आपके एग्जाम में दोस्तों टांगरी और मारकंडा जो बेसिकली दो नाम आपको सहायक नदी याद रखना है। अगर साथीगण मैं लूनी की सहायक नदी की मैं बात करूं तो दोस्तों सुकरी सुकरी और सागरमती और सरस्वती नदी, ये तीन इंपॉर्टेंट आपके लूनी के सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कृष्णा की बात करूं दोस्तों तो इसका जो लेंथ है सो बेसिकली आपके 1400 किलोमीटर है। और अगर मैं कृष्णा की अगर सहायक नदी की बात करूं तो कोयना आ जाएगा दोस्तों, पंचगंगा आ जाएगा, दूध गंगा आ जाएगा, और तुंगभद्रा और घटप्रभा, ये बेसिकली कृष्णा के सहायक नदी है दोस्तों, आपको याद रखना दोस्तों। ये जितने भी चार नाम का है उनके चारों सहायक नदी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किस भारतीय राज्य में तापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि तापीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक तो बेसिकली महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में कौन जो कि आसियान के संस्थापक सदस्यों में से एक है। दोस्तों भारत, मलेशिया, कंबोडिया और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा चाहे जो कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड हो, चाहे G7 से हो, चाहे G20 से हो, उनसे संबंधित दोस्तों चार ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से बोलता है कौन सा एक है या फिर कौन सा एक में नहीं है। तो अगर मैं उस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो उसमें से मलेशिया के आप ये आसियान के सदस्य दोस्तों। अगर मैं आसियान की बात करूँ दोस्तों तो 1967 में दोस्तों इनकी स्थापना हुआ था, जो आपको याद रखना दोस्तों। आसियान का दोस्तों आपके जो कि कुल 10 दोस्तों वर्तमान में सदस्य दोस्तों। अगर मैं साथीगण बात करूँ तो आसियान का जो कि जकार्ता इसका मुख्यालय आ जाएगा दोस्तों। आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट आपके आसियान से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों, और अगर दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर इसी तरह से आपको क्लास चाहिए तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत आभार आप सबका।